सर्ग। विकारी परसर्ग। विकारी का मतलब यह हुआ कि इसमें लिंग और वचन के आधार पर रूपांतरण होता है, इसलिए यह विकारी परसर्ग है। किताबों में का के की एक साथ दे दिया जाता है, लेकिन वो तीन परसर्ग नहीं है, परसर्ग तो एक ही है, का। अब उसके जो बाकी के दो हैं वो रूपांतरण है। का पुल्लिंग एक वचन, के पुल्लिंग बहुवचन और की स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन। इस तरह से लिंग और वचन के आधार पर इसमें रूपांतरण होता है, इसलिए का परसर्ग को विकारी परसर्ग कहा जाता है। और काम है दो संज्ञाओं और एक सर्वनाम और एक संज्ञा को जोड़ना, बस इतना काम है उसका, इसीलिए उसको संबंध बोधक भी कहा गया है। अच्छा, अब है कि काव्य, अब उसमें जो जोड़ते हैं एक दिक्कत होती है, और ये कठिनाई बहुत सारे लोगों के सामने आती है। अब सवाल यह है कि कहाँ का प्रयोग होगा, कहाँ के का, कहाँ की का, ये स्थिति है। इसको सरलता से समझ लेना है। इसमें मैंने देखा है कि गलती लोग कर जाते हैं। देखिए, दो संज्ञाएं जब जुड़ती हैं तो दो संज्ञाओं में पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन कुछ हो सकता है। तो दो संज्ञाएं जो जुड़ती हैं तो जो पहली संज्ञा होती है का के की के प्रयोग में उसकी कोई भूमिका नहीं होती, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। का के की के प्रयोग में पहली संज्ञा की कोई भूमिका नहीं होती। जो दूसरी संज्ञा होती है उसके आधार पर तय होता है कि दो संज्ञाओं के बीच में का आएगा, के आएगा या की आएगा। इतने समझना उसमें प्रयोग में कई बार गलती हो जाती है करते समय जो है। तो पहली संज्ञा पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, दूसरी संज्ञा पुल्लिंग एक वचन है तो उसके पहले का आएगा। दूसरी संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन है तो के, और स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन दोनों में की। बस इतने ही उसका प्रयोग है का परसर्ग का। अब जैसे है कि पेड़ का पत्ता, किताब का पन्ना। अब देखिए, पेड़ पुल्लिंग शब्द है, पत्ता भी पुल्लिंग है, दोनों में का आया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। किताब स्त्रीलिंग है लेकिन पन्ना पुल्लिंग है, इसलिए दोनों के बीच में का आया है। ये किताब तय नहीं करेगी, किताब शब्द तय नहीं करेगा कि यहाँ का होगा की हो। शहर का होटल, गांव का स्कूल, ऐसे प्रयोग हैं जिनमें सभी में पत्ता, पन्ना, होटल, स्कूल ये एक वचन के शब्द हैं। अब पुल्लिंग बहुवचन हो तो किताब, पेड़ के पत्ते, किताब के पन्ने, शहर के होटल, गांव गांव की स्कूल, ऐसा प्रयोग होगा। और दूसरी संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, उसके बीच में जो है का के स्थान पर की का प्रयोग होता है। पेड़ की डाली, पत्ता था तो का आया। पेड़ की डाली, गांव की दुकान, बेसन की मिठाई, ये सभी एक वचन के हैं। पेड़ की डालियां, गांव की दुकानें, बेसन की मिठाइयां, सब बहुवचन है। और इस तरह से का के की का प्रयोग जो है ये निर्धारित होता है इस परसर्ग का। इसकी सीमा इतनी ही है। लेकिन एक चीज यहां समझनी है, व्याकरण की किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसको समझना बहुत जरूरी है। व्याकरण लेखक क्या करते हैं कि मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इनमें आए हुए रा को का ही एक रूप मानते हैं। किसी ने आपने जरूर पढ़ा होगा, किताबों में ऐसा लिखा होता है कि मेरा का जो रा है, हमारा का जो रा है,
क्योंकि ये भी संबंध बताने का काम करते हैं, तो उसको का परसर्ग का ही ये रूप मानते हैं। जबकि इसका, इस रा का मेरा, मेरे, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तेरा, इसमें आए हुए रा का से कोई संबंध नहीं है। कैसे? हम आपको यही समझा रहे हैं। और फिर जो ये अपना आता है, अपना का जो ना है, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा में जो रा है और अपना में जो ना है, इसको व्याकरण लेखकों ने ये का परसर्ग से जोड़ रखा है। का परसर्ग से इसका कोई संबंध नहीं है। कारण उसका मैं समझा रहा हूं, अब बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो का परसर्ग है, वो का के की तीनों रूप शब्द का ये अंग नहीं होते। जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं, जैसे पेड़ का पत्ता, तो पेड़ से का कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ पत्ता और पेड़ को जोड़ने का वो काम करता है। लेकिन ये जो मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा में आया हुआ जो रा है, वह शब्द का हिस्सा है, अलग नहीं है। मेरा में से आप रा को निकाल दें, हमारा में से रा को निकाल दें, तो जो बचेगा वो शब्द नहीं बचेगा। और पेड़ के साथ जुड़े हुए का को निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग है ही, वो परसर्ग है। अब ये भ्रम लोगों को कैसे पैदा हो जाता है कि का भी संबंध बोधक है और मैं, हम, तू, तुम्हारा सर्वनामों से बने हुए ये संबंध वाचक या संबंध बोधक रूप है, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, ये भी वही काम करते हैं संबंध बताने का। ठीक है ना? ये भी वही काम करते हैं। मेरा मकान, तुम्हारा मकान, मेरी किताब, तेरी किताब, तुम्हारी किताब, वही काम करते हैं जो का करता है। तो इस आधार पर ये लोग मान लेते हैं कि ये जो रा है वो परसर्ग का ही एक रूप है, परसर्ग से इसका कुछ लेना देना नहीं है, पूरा का पूरा ये शब्द है। ये जान लेना जरूरी है। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज हम देखते हैं कि पहले बता दिया गया कि का परसर्ग क्या करता है, दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। लेकिन दो संज्ञाओं के बीच का जो संबंध स्थापित करता है, उस संबंध के अनेक रूप हैं। उस संबंध के अनेक रूप, एक तरह का संबंध नहीं होता। तो कुछ संबंध मैंने यहां बना रखे हैं और इसके अलावा भी कुछ संबंध बन सकते हैं। आप लोग विचार करेंगे तो संभव है और भी कुछ संबंध निकल आए। एक बड़ा व्यापक प्रयोग है इसका। तो एक संबंध है अंगांगी भाव संबंध। अंगांगी भाव संबंध, जैसे कहें पेड़ की डाली, यानी पेड़ और डाली के बीच अंग और अंगी का संबंध है। अंगी क्या है? पेड़ है, और डाली क्या है? उसका अंग है। तो पेड़ और डाली के बीच अंगांगी भाव संबंध है, जो की से प्रकट होता है। उसी को, डाली को हटाकर पत्ता कर दें तो पेड़ का पत्ता, उसमें भी अंगांगी भाव संबंध है, अंग और अंगी। जैसे हाथ की उंगली, सिर के बाल, ऐसे जो प्रयोग होते हैं इनमें अंगांगी भाव संबंध होता है। एक अंग है और एक उसका अंगी है, एक संबंध हो गया अंगांगी भाव। दूसरा है अधिकार भाव संबंध। जैसे उदाहरण है मोहन का मकान। मोहन और मकान के बीच में संबंध क्या है? वो पेड़ और डाली वाला संबंध नहीं, पेड़ और पत्ते का संबंध नहीं है। यहाँ है अधिकार भाव। हम जब कहते हैं कि मोहन का मकान, यानी मकान पर मोहन का अधिकार है, ये भाव वहां व्यक्त होता है। तो ये अधिकार भाव संबंध हो गया। फिर एक है रूपांतरण भाव संबंध।
सोने की अंगूठी। तो सोने की अंगूठी जो है, अंगूठी सोने का अंग नहीं है और न तो अंगूठी पर सोने का अधिकार है, जैसा मोहन का अधिकार मकान पर है। इसमें क्या है, रूपांतरण है। सोना ही अंगूठी के रूप में रूपांतरित हो गया। सोना और अंगूठी के बीच में जो संबंध है वो है रूपांतर का संबंध। जैसे गेहूं का आटा, आटे की रोटी, चावल का भात, आलू की सब्जी, इसमें रूपांतरण भाव संबंध है, चीजें रूपांतरित होती हैं। अब चौथा है रिश्ता भाव संबंध, राम का बेटा। अब राम का बेटा में ये राम जो है, ये बेटा राम का अंग नहीं है, उस पर उसका अधिकार नहीं है, उसका रूपांतरण नहीं है। राम और बेटे के बीच में जो है, जो संबंध है वो रिश्ता का संबंध है। राम का बेटा, ये बेटा जो है एक रिश्ता सूचक जो है शब्द है, तो ये संबंध आ गया। फिर आगे आता है स्वामी सेवक संबंध, रमेश का नौकर। तो इसमें स्वामी सेवक का संबंध है, जब नौकर कह दिया तो यहाँ रूपांतरण भी नहीं है, रिश्ता भाव नहीं है और अंगांगी संबंध नहीं है, कुछ संबंध नहीं है। इस तरह से ये का परसर्ग जिन दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं उनके बीच में संबंध कैसा है, तो इस तरह के वो संबंध है। और मैं समझता हूँ कि कुछ दूसरे प्रकार के भी संबंध आ सकते हैं सामने, कुछ उदाहरणों प्रयोगों से वो आप लोग ढूंढेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, अब हम ये दो जो परसर्ग हैं जिनका प्रयोग बहुत सीमित है और सुनिश्चित है, नियम उसके सुनिश्चित है, वो आ गया। अब उसके बाद जो बाकी के चार हैं उनकी बात हम करते हैं कोपरसर्ग। तो कोपरसर्ग को व्याकरण लेखक सीधे कर्म को ऐसा जोड़ देते हैं, यानी कि कर्म का एक चिन्ह है, कर्म कारक का ये चिन्ह है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोपरसर्ग सिर्फ कर्म के साथ नहीं आता, कोपरसर्ग कर्ता के साथ भी आता है। कोपरसर्ग कर्ता के साथ भी आता है और दूसरी स्थितियों में भी आता है। कर्म के साथ जो परसर्ग, कर्म से उसका ऐसा कोई संबंध नहीं है। हाँ, कर्म को भी व्यक्त करता है, कर्म के साथ भी आता है, कर्म कारक के रूप में भी आता है, वो ये स्थिति है। तो अब उसके नियम को देखते हैं, कुछ नियम, और देख लीजिए वो भी नियम यहाँ दिए गए हैं। इनके अलावा भी, इसके बाहर भी उसके प्रयोग हैं, लेकिन कुछ सामान्य नियम जो ज्यादा प्रयोग में आते हैं वो यहाँ दे दिए गए हैं। तो जैसे है कि सामान्यतः सजीव कर्म के साथ कोपरसर्ग का प्रयोग जरूरी होता है। कर्म दो तरह के होते हैं, आपको मालूम, सजीव और निर्जीव, या उसी को मुख्य कर्म और गौण कर्म भी कहा जाता है। तो जो निर्जीव होता है वो मुख्य कर्म होता है और जो सजीव होता है वो गौण कर्म के रूप में आता है। और ये जो खास करके जो द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं उनमें दोनों आते हैं। तो सजीव कर्म के साथ सामान्यतः अनिवार्य रूप से कोपरसर्ग का प्रयोग होता है, और इसके उल्टा जो निर्जीव कर्म होते हैं उनके साथ सामान्यतः कोपरसर्ग नहीं आता, लेकिन सजीव कर्म के साथ आता है कोपरसर्ग। लड़के को बुलाओ, ये लड़का जो है सजीव है कर्म, लड़के को बुलाओ, मैं उस आदमी को जानता हूं, सीता ने गीता को देखा, उसने नेता को माला पहनाई। अब इन वाक्यों में जो है नेता, गीता, आदमी, लड़का, ये सभी सजीव कर्म हैं, इसलिए इनके साथ अनिवार्य रूप से कोपरसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब इन चीजों को जो है अब निर्जीव कर्म की बात आई, तो निर्जीव कर्म में सामान्यतः उनके साथ वाक्य में
को परसर का प्रयोग नहीं होता। एक सामान्य प्रयोग है, सहज स्वाभाविक और सामान्य प्रयोग यही है कि निर्जीव कर्म के साथ को परसर का प्रयोग नहीं होता। मैंने खाना खाया, मैंने फल खाया, मैंने किताब पढ़ी, मैंने चित्र देखा, जो भी है ये बिना को परसर्ग के आते हैं। लेकिन कुछ कारणों से जब निर्जीव कर्म को विशेष बनाना होता है, उस पर जोर देना होता है, तब निर्जीव कर्म के साथ को परसर्ग आता है। और को परसर्ग के आने से वह निर्जीव कर्म एक विशेष बन जाता है, उसका विशेष उल्लेख होता है संदर्भ के साथ उसके आने से। जैसे मैंने पुस्तक को देखा, सामान्य प्रयोग बिना को के होगा, मैंने पुस्तक देखी है, मैंने पुस्तक देखी है। लेकिन वो परसर्ग का प्रयोग क्यों होता है? उस पर जोर देना है, उसको विशेष बनाना है, संदर्भ से उसका एक विशेष उल्लेख होता है। किसी पुस्तक की आप चर्चा कर रहे हो और बोलने वाला कहे कि मैंने पुस्तक को देखा है या इस पुस्तक को देखा है, मान लीजिए यहाँ इस जोड़ दें तो मैंने इस पुस्तक को देखा है, सामान्य कथन हो जाएगा मैंने यह पुस्तक देखी, और जोर देकर कहना हो मैंने इस पुस्तक को देखा है। ये निर्जीव कर्म के साथ को परसर्ग उस कर्म पर जोर देने के लिए, विशेष बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। मैंने इस लेख को पढ़ा है, और हम सभी भाषा प्रयोगता है, इसका जो निहितार्थ है हम सभी समझते हैं। सुरेश ने गेंद को जोर से फेंका, को हटा दीजिए, सुरेश ने गेंद जोर से फेंकी, लेकिन को लगा देने से उसमें बल आता है। मैं आपकी बात मानता हूं, ये कहना और मैं आपकी बात को मानता हूं, वो जोर देकर कहना। तो जब निर्जीव कर्म पर जोर देना होता है, कारण कुछ भी हो, तब निर्जीव कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है, और सजीव कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग लगभग अनिवार्य रूप में होता है। अच्छा, ये स्थिति हो गई कर्म वाली बात। अब देखिए, अब तीसरा जो नियम आ रहा है, किसी कार्य का समय सूचित करने के लिए समय सूचक संज्ञाओं के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब एक तरह से ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। शाम को आना, आने का समय बताया जा रहा है। शनिवार को परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा लेने का समय जो है, ये जो भी है, शाम, शनिवार, 10 बजे, रात, कल दोपहर, शाम, रविवार, ये सभी समय सूचक शब्द हैं। और किसी कार्य का समय सूचित करने के लिए समय सूचक या समय बोधक शब्द के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है। अब इसमें कोई कर्म ढूंढने लगे, क्योंकि नियम में तो बता दिया गया कि कर्म को, यानी को जो कारक चिन्ह है वो कर्म का चिन्ह है। इस वहां कारक ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वही पढ़ाना पड़ता है। जहां जहां परसर्ग हो वहां कोई ना कोई कारक होगा ही, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए परसर्गों को अलग से समझना पड़ता है, और इसमें कारक भी आ जाते हैं, लेकिन मैं परसर्गों की चर्चा करते हुए कारक का उल्लेख नहीं करता, उसमें दिक्कत हो जाती है। जब कारक की चर्चा हो तब उसमें कारक की बात आएगी। तो ये समय सूचक शब्द के साथ वो परसर्ग आता है जो है। अच्छा, अब और जी स्थितियां हैं। आवश्यकता, बाध्यता, सुझाव या कर्तव्य का भाव सूचित करने के लिए कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग आता है। वो जो सूत्र बताया गया, सूत्र में कहीं कर्ता का उल्लेख नहीं है। कर्ता के साथ को ने और कर्म के साथ को, लेकिन को का प्रयोग सिर्फ कर्म के साथ ही नहीं होता,
को का प्रयोग कर्ता के साथ भी होता है। मोहन को किताब चाहिए, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ स्थितियां हैं। आवश्यकता, बाध्यता, सुझाव, कर्तव्य का भाव सूचित करना हो, तब ये कर्ता के साथ को परसर्ग आता है। मोहन को किताब चाहिए, तुमको वहां जाना पड़ेगा, आपको यह काम करना चाहिए। अब इन वाक्यों में आप देखिए, किसी में बाध्यता है, किसी में आवश्यकता का भाव है, किसी में सुझाव या कर्तव्य का भाव है। इस तरह से कर्ता के साथ भी को परसर्ग आता है। दूसरी स्थिति और है, कौशल या योग्यता का भाव व्यक्त करने के लिए भी कर्ता के साथ को परसर्ग आता है। मोहन को तैरना आता है, श्याम को गणित आता है। इसमें कौशल या योग्यता को प्रकट किया गया है, योग्यता का भाव निहित है, तो कर्ता के साथ को परसर्ग इसमें भी आया। और भी स्थितियां हैं, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, क्रोध, गर्मी, सर्दी, बुखार, सुख, दुख, और भी हैं चीजें। ये भाव जब व्यक्त करने हो तब भी कर्ता के साथ को परसर्ग आता है। थोड़े उदाहरण यहाँ, राम को भूख लगी है, राम को भूख लगी है। कर्ता भी कई तरह के होते हैं, उनमें जो है एक अनुभवक कर्ता ये है, चीजों को अनुभव करने वाला या ग्रहण करने वाला ग्राहक। राम कुछ कर नहीं रहा है, भूख का अनुभव कर रहा है, लेकिन ये कर्ता जो है, राम को भूख लगी है, ये करता है इस बात। नौकर को प्यास लगी है, पिताजी को क्रोध आया, राधा को श्याम से प्रेम है। इस तरह के कुछ वाक्य हैं जिनसे स्पष्ट होता है भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, क्रोध, गर्मी, सर्दी है। जैसे कहें कि कुत्ते को गर्मी लग रही है, बच्चे को सर्दी लगी है, ठीक है, पिताजी को बुखार है। इस तरह के प्रयोग आएंगे तो कर्ता के साथ भी को परसर्ग का प्रयोग होता है। अब एक चीज और होती है कि कर्ता के साथ को परसर्ग आने पर क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार नहीं होती, बल्कि वो इन शब्दों के अनुसार हो जाती है। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, क्रोध, ये जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के शब्द हैं, तो इनके आधार पर भूख स्त्रीलिंग है, इसलिए भूख लगी। मोहन तो पुल्लिंग है, लेकिन उसके अनुसार क्रिया नहीं होती, इनके अनुसार क्रिया बन जाती है। ये चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है कि के लिए के स्थान पर भी को का प्रयोग होता है। जैसे उसने माँ को संदेश भेजा, ये भी हो सकता है, और उसने माँ के लिए संदेश भेजा। रामू ने श्यामू को पत्र पढ़ने को कहा, यहाँ भी हो सकता है रामू ने श्यामू को पत्र पढ़ने के लिए कहा। मुझे नहाने को गर्म पानी चाहिए, मुझे नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। तो के लिए के स्थान पर भी कुछ स्थितियों में को का प्रयोग होता है। तो ये इतनी बातें रही को परसर्ग के प्रयोग की, लेकिन और भी इनकी स्थितियां हैं, विविधताएं हैं इनके प्रयोग में, इस को के प्रयोग में जो आपको तरह तरह के वाक्यों में मिलेगी। क्योंकि सारी चीजों को, सारे प्रयोगों, इतना व्यापकता है कि सारे प्रयोगों को नियमबद्ध नहीं किया जा सकता, एक एक प्रयोग एक एक नियम हो जाए। लेकिन मुख्य बात ये होगी, जानना ये है कि वो परसर्ग या और ये सब परसर्ग हैं, वो सिर्फ कारक चिन्ह नहीं है, कारक चिन्ह का काम भी करते हैं। अब से परसर्ग की बात करते हैं। तो सामान्यतः जो से को करण और अपादान से जोड़ा गया, इनका चिन्ह बताया गया है, और इसी का परिणाम है कि कहीं भी से दिखाई पड़े तो लोग उसमें कारक ढूंढने लगते हैं, दिक्कत हो जाती है।
वहां जहां कारक नहीं है, से को देख करके, को देख करके वहां कारक लोग ढूंढते हैं। तो इसमें देखिए इसके प्रयोग के कुछ नियम हैं। तो कहा क्रिया के साधन वाचक शब्द के साथ से परसर का प्रयोग होता है। अब देखिए ये साधन वाचक वाली जो बात है यही करण कारक है, लेकिन हमने जानबूझ करके यहाँ करण कारक का नाम नहीं लिया, क्योंकि कारक शब्द का ही उल्लेख यहाँ नहीं करना। कारक पढ़ाते समय उसका संदर्भ बदल जाएगा। इसी को करण कारक हम कह सकते हैं, कहते हैं। और करण कारक में भी क्या होता है, कार्य में जो साधक होता है, सहायक होता है, साधन होता है, वो करण कारक में होता है। तो जैसे वह चाकू से आम काटता है, तो आम काटने का साधन चाकू है। इस वाक्य में चाकू अगर हम कारक की दृष्टि से कहें तो ये बदल रहा है फिर अपना समय। नहीं सर, आप कंटिन्यू कर दीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट कर देंगे, है ना। रे रे रे, हाँ जल्दी जल्दी पूरा पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। तो इसको जो है चाकू से आम काटता है, तो चाकू जो है क्या है, ये आम काटने का साधन है। अब कारक की दृष्टि से कहें तो यही चाकू शब्द करण कारक में है और उसका चिन्ह ये है, लेकिन से परसर्ग है, वो विभक्ति प्रत्यय नहीं है। अच्छा, मैं पेंसिल से चित्र बनाता हूँ, ठीक है, मैं ब्रश से चित्र बनाता हूँ, रंग से चित्र बनाता हूँ, हाथ से चित्र बनाता हूँ, जो भी प्रयोग कीजिए, लेकिन ये साधन की बात है। यहाँ साधन वाचक शब्द के साथ से परसर्ग आता है। वह हर रोज रेलगाड़ी से घर आता है, घर जाने का जो साधन है वो रेलगाड़ी है, उसके साथ से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अच्छा, अब देखिए तुलना करने के लिए से परसर्ग का प्रयोग होता है। रवि कुणाल से छोटा है, नितिन कक्षा का सबसे होशियार छात्र है, इसमें तुलना का भाव है। तो तुलना करने के लिए भी एक करण कारक, ये क्या नाम है, से परसर्ग का प्रयोग होता है। अच्छा, फिर है किसी कार्य का कारण बताने के लिए कारणवाची के साथ से परसर्ग का प्रयोग होता है। धूप से पौधे सूख गए, पौधों के सूखने का जो कारण है वो धूप है, उसके साथ से परसर्ग आया। उसके पिता की मृत्यु हैजे से हुई, मृत्यु का कारण हैजा है, उसके साथ से परसर्ग है। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनाने के लिए संज्ञा या विशेषण के साथ से परसर्ग का प्रयोग होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनाने के लिए, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ध्यान शब्द जो है संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, उसके साथ से परसर्ग जोड़ देने से तो ध्यान से ये क्रिया विशेषण बन गया। अब कोई जो है से का प्रयोग यहाँ देख करके और कारक चिन्ह मान करके ये पूछे कि इसमें कौन सा कारक है, तो कारक है ही नहीं वहां, वो तो ध्यान से क्रिया विशेषण बन गया है। धीरे से दरवाजा खोलो, मरीज कठिनाई से बोल पाता है, कठिनाई भाववाचक संज्ञा, उसके साथ से परसर्ग लगा। यहाँ कोई कारक नहीं है, यहाँ ध्यान कठिनाई से में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कारक से ज्यादा विस्तार इसमें है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए, एक प्रयोग हो गया। अब आगे है किसी व्यक्ति या वस्तु से किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के अलग या दूर होने का भाव व्यक्त करने के लिए से परसर्ग का प्रयोग होता है। अब ये अपादान कारक की विशेषता है, ये अपादान कारक है, लेकिन कारक शब्द का उपयोग नहीं करना, यही अपादान की विशेषता है। जब कारक की ढंग से कहना पड़े तो कहेंगे अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, वह मेले में अपनी माँ से बिछड़ गया, अलग होने का भाव है। दीनू काका आज शहर से गांव आए, अलग होने या दूर होने का भाव इसमें होता है। जहां ज्यादा जरूरी होगा वहीं। हाँ, किसी कार्य के आरंभ होने का समय बताने के लिए समयवाचक शब्द के साथ से परसर्ग का प्रयोग होता है। उसका विद्यालय
10 बजे से शुरू होता है। ये क्या है कि कार्य के आरंभ का समय ये बताता है जो से पर्सन, उसके साथ जोड़ते हैं। हम आज से अपना काम आरंभ करेंगे, ये सभी इसमें जो है 10 बजे, आज, दिन, ये सभी और कल समयवाचक शब्द हैं, इनके साथ से परसर का प्रयोग हुआ। अब एक चीज आती है इसमें, प्रेरित कर्ता के साथ से परसर का प्रयोग होता है। प्रेरित कर्ता, अब देखिए यहां बात कर्ता की भी आ गई, सिर्फ करण और अपादान की बात नहीं है, प्रेरित कर्ता। तो आप सभी पढ़ते हैं ये जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, तो प्रेरणार्थक क्रियाओं में प्रेरित कर्ता और प्रेरक कर्ता, उसमें दो कर्ता होते हैं, प्रेरित और प्रेरक, तभी तो प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो थोड़ी प्रेरणार्थक क्रिया की भी चर्चा कर लें। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो अलग से क्रियाएं नहीं होती, जैसे अकर्मक सकर्मक क्रियाएं होती हैं, अलग से प्रेरणार्थक क्रिया शब्द नहीं होते। अकर्मक सकर्मक क्रियाओं का रूपांतरण होता है, यानी अकर्मक सकर्मक क्रियाओं में मूल तो यही है, अकर्मक सकर्मक, इनमें प्रत्यय जोड़ करके उन्हीं का प्रेरणार्थक रूप बनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिए, प्रेरणार्थक कोई अलग क्रिया नहीं होती। जैसे पढ़ना तो पढ़वाना, ये बना तो पढ़ना से ही बना है, लेकिन ये पढ़वाना जो है ये प्रेरणार्थक रूप है पढ़ना का, ये स्थिति होती है। तो जो उसमें प्रेरित करता होता है प्रेरणार्थक क्रिया में, तो प्रेरित कर्ता के साथ से परसर्ग का प्रयोग होता है। प्रेरित कर्ता जो होता है वो अपने मन से नहीं काम करता, वो किसी के कहने से काम करता है, इसलिए वो प्रेरित करता है। हालांकि वास्तविक वही होता है, काम वही करता है, लेकिन अपने मन से नहीं। अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, पाठ कौन पढ़ रहा है? छात्र ही पढ़ रहे हैं, इसलिए वो प्रेरित करता है। छात्रों ने पाठ पढ़ा, ये तो अपने मन से बात हो गई, लेकिन अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, तो इसमें छात्र ये प्रेरित करता, इसलिए इसके साथ जो है से परसर्ग आता है। मोहन ने सोहन से गाना गवाया, गाना गाने वाला सोहन है, लेकिन अपने मन से नहीं, मोहन के कहने से। मोहन ने कहा, प्रेरित किया उसको। अब वो प्रेरणा जो है कई तरह से हो सकती है, समझा बुझा कर हो सकती है, जबरदस्ती हो सकती है, सुझाव देकर हो सकती है, लेकिन प्रेरणा तो प्रेरणा है। मोहन ने सोहन से गाना गवाया। दरोगा सिपाही से चोर को पिटवाता है, पीटने वाला तो सिपाही है, लेकिन दरोगा के कहने से पीटता है, तो उसके साथ से परसर्ग आया। ये प्रेरित करता की बात हो गई। कुछ और क्रियाएं हैं जिनमें जैसे पूछना, मिलना, कहना जैसी सकर्मक क्रियाओं के कर्म के साथ से परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे कर्मक क्रियाएं हैं तो उनमें तो कर्म के साथ को आना चाहिए, लेकिन यहाँ आता है मैंने उससे कहा, कहना सकर्मक क्रिया है, उससे वह ये कर्म है, तो से आ गया। राम श्याम से मिला, मिलना सकर्मक क्रिया और श्याम इसमें कर्म है, उसके साथ से परसर्ग है। अध्यापक ने छात्र से प्रश्न पूछा, ठीक है ना, छात्र से प्रश्न पूछा, इसमें से आ गया। तो ये जो है कर्म है, सकर्मक क्रिया का कर्म है, लेकिन पूछना, मिलना, कहना ऐसी क्रियाओं का कर्म है, सभी क्रियाओं के साथ ऐसा नहीं होता। फिर बात आती है कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य में कर्ता के साथ से परसर्ग का प्रयोग होता है। अभी वाच्य तो विस्तार का विषय है, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में, तो इसके वाक्य देख लेते हैं। दोनों में कर्ता के साथ से परसर्ग का प्रयोग होगा, तभी वो कर्म वाच्य भाव वाच्य बनेगा। मेरे दांत में दर्द है, ठीक है, ये तो कर्तृवाच्य का वाक्य।
मैं रोटी नहीं खा सकता या रोटी नहीं खा पाता, लेकिन ऐसा नहीं कहना, उसको कर्म वाच्य में बदल देना है। तो होता है मुझसे रोटी नहीं खाई जाती, तो ये कर्म वाच्य का वाक्य हुआ, मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। तो मुझ मैंने मैं, ये तो करता है, मैं रोटी नहीं खा सकता, खा पाता, लेकिन कर्म वाच्य में बदल देने से इसके साथ से परसर्ग आ गया, मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। अब भाववाच्य है तो वो तो अकर्मक क्रियाओं का होता है। कुत्ते के पांव में चोट लगी है तो कहेंगे वह चल नहीं सकता, ये भी कर्तृवाच्य का वाक्य हो गया। लेकिन इसी को भाववाच्य बनाना हो तो कहेंगे उससे चला नहीं जाता, वह जो है उससे में बदल गया, ये भाववाच्य। एक वो सूचना है कर्मवाच्य सर, होता है। अभी 1 मिनट के बाद वो बंद हो जाएगा, फिर दोबारा उसी लिंक पर ऐड कर लेंगे।